वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, इनके विचारों के बारे में, और कहीं ना कहीं और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे भारत में इनकी लोकप्रियता और भारत के आज़ादी में इनके योगदान के बारे में। और इन सारे मुद्दों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे इतिहास का वो अधूरा पन्ना जो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के साथ ही अधूरा सा लगता है। तो इन सारे क्रमों की बात करेंगे और देखेंगे कहानी का मंजर शुरुआत से लेके अंत तक की इतिहास के क्रम में ये कैसे कैसे घटा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो होता है अंग्रेजी हुकूमत का जब भारत में राज्य चलता था तो उस समय अंग्रेजों का जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। और इसमें तीन जो है वो आते थे, एक आता था खुद आपका बंगाल, एक आता था आपका बिहार और एक आता था आपका उड़ीसा। पहले नाम उड़ीसा था, 2011 के एक विधेयक में इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। तो इसी बंगाल प्रेसिडेंसी के उड़ीसा वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। थे तो ये बंगाली क्योंकि बंगाल के अंदर आता था, लेकिन जन्म इनका उड़ीसा में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जानकी दास था और माताजी का नाम प्रभावती देवी था। और इन दोनों से 14 संतानें हुई। इस 14 में 9वीं संतान जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। जन्म के बाद ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं और साथ ही ये आईसीएस की, जिसे आप आज आईएएस नाम से जानते हैं, इसे पहले आईसीएस नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। और इसकी जो स्थापना है वो 1793 के चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ था। और जिस व्यक्ति ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था उसका नाम था कार्नवालिस। ठीक है, इसीलिए कार्नवालिस को भारतीय नागरिक संहिता का जनक मानते हैं। और यह हुआ था कब? 21 अप्रैल को। इसीलिए 21 अप्रैल को हम नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कहां चले जाते हैं? उस समय इसका जो पेपर हुआ करता था वो लंदन में हुआ करता था। तो जब ये लंदन गए और तैयारी किए और तैयारी करने के बाद आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कलेक्टर के पद पर ये बन के कलेक्टर के पद पे आसीन होके आते हैं भारत। और जब आप भारत में आते हैं तो एक चीज इन्हें देखने को मिलता है कि भारत में उस समय रॉलेट एक्ट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शोषण जो है वो देखने को मिलता है भारत में। और इसी के अनुसार ढलते हुए उन्होंने राजनीति की तरफ इनके जो राजनीतिक गुरु बनते हैं उस समय पे वो बनते हैं सीआर दास। और ये राजनीतिक गुरु बनते हैं चितरंजन दास। और इनके राजनीतिक गुरु बनने के साथ ही इनका कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का कहीं ना कहीं झुकाव महात्मा गांधी के विचारों के तरफ होने लगता है। और जब इनका झुकाव इधर होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि जब इन्होंने का पद मतलब कलेक्टर का पद छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये चले गए कहां? असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। और जब असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए तो धीरे धीरे जो इनकी छवि है वो एक अच्छे वक्ता के रूप में उभरने लगी, लोगों के बीच में ये लोकप्रिय होने लगे। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है ना, ऐसा भाषण देते थे कि जहां मार नहीं होना है वहां मार हो, जहां जोश नहीं है वहां जोश भर जाए, जहां विचारों की कमी है वहां खून खौल जाए। तो इस तरीके का वो भाषण दिया करते थे अच्छा खासा। ठीक है, तो इनकी लोकप्रियता जो है बढ़ने लगी। लेकिन इसी के साथ ही उनकी तबीयत जो है इस बीच में खराब होती है और ये चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अपना इलाज कराने के लिए। और वहीं पर एक महिला से मुलाकात होती है, एमिली सेंकल, और इनके साथ एक प्रेम संबंध में जो है सुभाष चंद्र बोस जी पड़ जाते हैं। लेकिन विवाह अभी नहीं होगा, विवाह हम कराएंगे 1942 में। ठीक है, अभी ये प्रेम संबंध में पड़ जाते हैं और इन दोनों से एक बेटी होगी बाद में, अनीता बोस। आज के डेट में इनका पूरा नाम अनीता बोस फाफ है और अभी ये जीवित है। ठीक है, तो ये इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कहानी थोड़ा आगे चलने के बाद। ठीक है, इसके बाद से होता क्या है, जब ये शामिल हो जाते हैं कहां, मतलब ये इसके बाद लौट के जब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से लौट के आते हैं तो उसी दौरान 1938 के आसपास हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इसके अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी जो हैं वो क्या करते हैं, तो वो अध्यक्ष पद के लिए मतलब इनका नाम जो है वो आगे करते हैं। और जब अध्यक्ष पद के लिए इनका नाम आगे करते हैं तो
सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जहां मीठा रहता है चींटियां वहीं ही लगती हैं, और जहां नजदीकियां बढ़ती हैं बगावत वहीं होता है, वहीं पे विचारों का खंडन भी होता है। तो ये खंडन देखने को कब मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो एक जोशीले नौजवान थे, और वहीं पे गांधी जी जो थे वो अहिंसा को फॉलो करते थे। तो हुआ क्या कि 1938 के बाद 1939 आते आते ऐसा मंजर देखने को मिला जैसे द्वितीय विश्व के युद्ध के बादल जो है वो एक तरीके से घेरने लगे, और सुभाष चंद्र बोस जी को ये अच्छा मौका देखने को मिलता है कि हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इसी कमजोर कड़ी पे अगर हम वार करें तो भारत की आज़ादी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। पर गांधी जी इनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं और यही विवाद का कारण बनता है। इसका परिणाम देखने को मिलता है 1939 में, जब त्रिपुरा का अधिवेशन होता है, और उस समय लोगों ने कहा सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने के लिए, लेकिन गांधी जी जो है इस विचार पे सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा ऐसा है चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव हुआ और गांधी जी ने अपने जो थे उनको क्या किया, चुनाव में खड़ा किया, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इनको जो है खड़ा किया, और एक तरफ कौन हुए, सुभाष चंद्र बोस जी। 1580 वोट से इसमें भी सुभाष चंद्र बोस की विजयी हुई और 1377 वोट के साथ ये हार गए। तो इस हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया, गांधी जी ने खुद की हार माना, और 1580 वोट इन्हें मिले और 1377 वोट इन्हें मिले। तो जब इन्हें ने अपनी हार बताया और इसी के साथ कांग्रेस के जो अच्छे खासे नेता थे वो इनके साथ क्या किए, इस्तीफा देना चालू कर दिए। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को काम करने में दिक्कत होना महसूस हुआ, काम अच्छे से नहीं हो पाता था, और सुभाष चंद्र बोस ये भी चाहते थे कि ये जो कमान है ये उनके हाथों में जाए जो भारत की आजादी के लिए इनके विचारों को फॉलो करे। तो ये भी चाहते थे, इसके लिए अच्छा जो था वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन जब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल पाया कांग्रेस में रहते हुए भी, तो समय आया कब, अप्रैल का समय आया 1939 का, और अप्रैल में 29 अप्रैल 1939 को इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही 3 मई 1939 को, ठीक 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बना ली। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बना ली, इसी के कुछ समय के बाद स्टार्ट हो जाता है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन जब फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बना लिए, तो पार्टी बनाने के साथ ही जब कांग्रेस का सहयोग नहीं मिल पाया, तो इसी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देते हैं। और जब युद्ध का ऐलान करते हैं तो उस समय यही बंगाल में प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जो है धोखे से उनका एक रुतबा बढ़ा था, इसी की याद में एक ब्लैक होल घटना हुई थी। ठीक है, तो ब्लैक होल घटना के जसमदीद गवाह थे हॉलवेल, और इसी हॉलवेल की स्मारक जो है वो बनने जा रही थी बंगाल में। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के गुलामी का प्रतीक था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और इनके साथ जो कुछ नेता थे, इन्होंने रातों रात हॉलवेल स्मारक की ईंट से ईंट उठा के घर लेके चले गए। ठीक है, तो हॉलवेल जो है वो पूरी तरह से ये हिस्सा हो गया। अब हुआ क्या कि इसी के विपरीत में अंग्रेजों ने इन सबको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो जेल में ही, देखो असली नेता वो जो जेल गया हो, ठीक है, बिना जेल गए नेता की पहचान जो है असली आ ही नहीं सकती। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन काल में कहीं कहीं 9 बार मिलता है, कहीं कहीं 11 बार मिलता है, ठीक है, कि जेल गए हैं। हाँ, तो आप समझ ही सकते हो जो जितनी बार जेल गया वो उतना अच्छा नेता। ठीक, ऐसा। तो ये क्या थे कि कई बार जेल जा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं जेल में इनका मन जो है लग ही नहीं रहा था, बेचैन थे, क्योंकि ये वही असली टाइम था जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया जा सकता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहां से निकलने के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जब भूख हड़ताल पे बैठ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हार मानकर इनको आजाद कर दिया। और जब हार मानकर आजाद कर दिया तो आजाद
याद करने के साथ ही क्या हुआ, इनको इन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। और जब इनको इनके घर में नजरबंद कर दिया गया तो इन्होंने क्या किया, लगे विचार बनाने की कैसे यहां से निकला जाए। और इनको एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, इनके एक मित्र थे जिनका नाम था जियाउद्दीन, मोहम्मद जियाउद्दीन। और जियाउद्दीन का वेश बनाकर, दाढ़ी मूछ लगाकर ये यहां से अपने घर से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं कहां, गोमोह स्टेशन। इस गोमोह स्टेशन को आज के डेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन जंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो गोमोह स्टेशन पहुंच जाते हैं और इसी गोमोह स्टेशन से ट्रेन पकड़कर कहां पहुंच जाते हैं, तो पेशावर पहुंच जाते हैं। और यहीं पेशावर में फॉरवर्ड ब्लॉक के एक नेता मिलते हैं जिनका नाम था मियां अकबर शाह। तो ये एक नेता मिलते हैं और इन्हीं के सहयोग से एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसका नाम था भगत राम तलवार, जिसका नाम था भगत राम तलवार, है ना। और इसी भगत राम तलवार की मदद से ये पहुंच जाते हैं काबुल। ठीक है, इसी भगत राम तलवार की मदद से पहुंच जाते हैं कहां, काबुल। और काबुल में मुलाकात होती है कहां, एक इटालियन दूतावास से। और इटालियन दूतावास की मदद से उसने एक फर्जी पासपोर्ट बनाया था जिसका नाम था, ठीक है, आरलैंडो मोजेंटा। तो एक क्या बनाया था, फर्जी पासपोर्ट बनाया था। और इसी व्यक्ति के नाम से ये पहुंच जाते हैं कहां, तो रसिया पहुंच जाते हैं, मतलब सोवियत संघ पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये सोवियत संघ का इलाका, तो सोवियत संघ पहुंच जाते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या था, एक तरफ कौन थे, तो एक तरफ ब्रिटेन था, अमेरिका था, कनाडा था। ठीक है, कनाडा था। एक तरफ थे कौन, एक तरफ जापान था, जर्मनी था, ठीक है, इटली था। तो ये इस तरीके से थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सोचा कि अगर हम सोवियत संघ से मदद मांगे तो शायद ये हमारी मदद करे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां पहुंच जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कहां पहुंच जाते हैं, सोवियत संघ के पास। ये सोवियत संघ का पूरा इलाका था जो आज 15 देशों में टूट गया। ठीक है, इधर तो सोवियत संघ पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी दौरान होता क्या है कि जर्मनी का जो हिटलर था ना, ये इसका कोनो हिसाबे किताब नहीं था, किसी भी दिशा में वार करता था। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, हमला कर दिया सोवियत संघ पे। जब सोवियत संघ पे हमला कर दिया तो सोवियत संघ हो गया ब्रिटेन के साथ। तो अब तो मदद मिलना मुश्किल हो गया। तब ये यहां से कहां निकलते हैं, तो ये निकलते हैं जर्मनी। यहां से निकलते हैं कहां, जर्मनी जाते हैं। और जर्मनी में बहुत सारे नेताओं से मुलाकात होती है। ठीक है, बहुत सारे नेताओं से जो है वो मुलाकात होती है। ये यहां से निकलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, तो जर्मनी पहुंच जाते हैं। और यहीं पे मुलाकात होती है कहां, तो एक नेता था जिसका नाम था रोबिन ट्रॉप, इससे मुलाकात होती है। और इसी से ये होता है कि ऐसा है, हमको हिटलर से मुलाकात करवा दो। तो हिटलर से मुलाकात करवाने की क्या बात होती है, तो रॉबिन ट्रॉप जो हैं वो हिटलर से मुलाकात करवाते हैं। और जब हिटलर से मुलाकात करवाते हैं 1942 में, ठीक है, 1942 में हिटलर से ये मुलाकात करवाते हैं। और जब हिटलर से मुलाकात हुआ तो उस समय हुआ क्या था ना कि ब्रिटेन ने इंडिया से 3 लाख सैनिकों को भेजा था कहां, जर्मनी से युद्ध करने के लिए। और 70,000 सैनिकों को भेजा था जापान से युद्ध करने के लिए। ठीक है, ऐसा था। तो ये जो 3 लाख सैनिक गए थे ना, इनके अंदर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का अभाव था। तो हिटलर ने इनको पकड़ के बंदी बनाया हुआ था। तो जब ये मिले यहाँ पे हिटलर से सुभाष चंद्र बोस जी, तो समझाएं क्या कि एक बात बताओ दोस्त, कि अगर ये तो भारतीय जो सैनिक हैं वो ब्रिटेन के कहने पे आए हैं, ठीक है, और ब्रिटेन के कहने पे लड़े हैं, और तुम लड़ रहे हो ब्रिटेन के खिलाफ, तो जितना भारतीय सैनिकों को भारत के बारे में ज्ञान है उतना तो तुमको है नहीं। ठीक है, तो ऐसा है, एक काम करो, हमको एक मौका दो, हम इनको ऐसा ट्रेंड करेंगे कि ये ब्रिटेन के खिलाफ लड़ जाएंगे। ठीक है, तो हिटलर ने सोचा ऐसा कैसा संभव है कि जो हमसे लड़ने आए थे तुम उन्हीं को बैठा के और क्या करोगे कि झगड़ा करवा दोगे कहां, ब्रिटेन से।
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने बताया कि ऐसा भाषण देते थे कि जहां जोश नहीं है वहां जोश भर जाता था, ठीक है, जहां मार नहीं होना वहां मार हो जाए। हाँ, तो ये इस तरह का भाषण देते थे। अब ये जब गए उन लोगों को भाषण दिए तो एक जोश सा भर गया उनके बीच में। तो हिटलर ने सोचा यार ये भाषण बहुत अच्छा दे रहा है, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया क्या, नेता। मतलब नेता नाम हिटलर ने ही दिया था और यहीं से पड़ गया हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और फिर इसके बाद से क्या हुआ कि जब ये यहां से इनको क्या किया कि इनको ट्रेनिंग का अभाव था, तो अब इनको ट्रेनिंग देना था। तो जर्मनी ने जापान से बात किया, जापान ने 70,000 सैनिकों को इसी मलेशिया वाले हिस्से में क्या किया था कि बंदी बनाकर रखा हुआ था, ठीक है। तो इधर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, है ना। इन्होंने जापान को समझाया कि ऐसा है, ये जो भारतीय सैनिक हैं ये तो ब्रिटेन के कहने पे आए हैं, ठीक है, और इनको जितना ज्ञान है भारतीयों के बारे में उतना तुमको है नहीं, तो एक मौका दो, इनको ट्रेनिंग करके ब्रिटेन के खिलाफ लड़वा दें, ठीक है। जापान ने मौका दे दिया। तो जापान ने मौका दे दिया, तो ये जो 70,000 सैनिक थे, इन्हीं सैनिकों को मिलाकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह के नेतृत्व में एक फौज बनाया गया और जिस फौज का नाम था आजाद हिंद फौज, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस ने बनाया मोहन सिंह के नेतृत्व में, और इनके अंदर भी ट्रेनिंग का अभाव था। तो इन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप ट्रेनिंग करने के लिए। और इधर कौन थे, तो इन लोगों को भी भेजा गया इन्हीं के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ये पहुंचे यहां ट्रेनिंग करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ये सफरानी की सहायता से, एक व्यक्ति थे सफरानी, आबिद सफरानी। तो सफरानी की मदद से सुभाष चंद्र बोस जी कहां पहुंचे, इस जगह पे। लेकिन पहुंचने से पहले यहीं पर उनका विवाह हो गया है एमिली संकल से, जो एक प्रेम संबंध था एमिली संकल से, और यहीं पर एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था अनीता बोस, ठीक है। आगे मैं अभी चर्चा करूंगा, क्लियर हो गया। तो यहीं पे विवाह हो जाता है। इसके बाद से ये बाकी छोड़ के ये चले आते हैं कहां, ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास जब ये आते हैं तो यहीं पर इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जब ये आते हैं तो यहीं पर मुलाकात होती है रास बिहारी बोस से, ठीक है, रास बिहारी बोस से। और रास बिहारी बोस की मदद से ये ज्वाइन हो जाते हैं 1943 में आजाद हिंद फौज में। और जब आजाद हिंद फौज में ज्वाइन हो जाते हैं तो यहीं पर इन्होंने नारा दिया क्या कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। और यहीं पे क्या हुआ कि इन्होंने क्या काम किया, तो एक पार्टी बनाई, ठीक है, सॉरी, एक सरकार बनाई 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है। एक सरकार बनाई और इसको भारत की पहली अंतरिम सरकार कही जाती थी, क्योंकि इस सरकार ने, ठीक है, इस सरकार, लेकिन ये सरकार बनाने से पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो आजाद हिंद फौज थी ना, इस आजाद हिंद फौज का इन्होंने व्यवस्थित संगठन बनाया। व्यवस्थित संगठन बनाने का मतलब ये था कि इसमें महिलाओं का अलग ब्रिगेड्स बनाया, जिसको झांसी ब्रिगेड्स कहा जाता है, झांसी ब्रिगेड्स, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया, ठीक है, लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया झांसी ब्रिगेड्स। इसके बाद इन्होंने नेहरू ब्रिगेड्स बनाया, ये गांधी ब्रिगेड्स बनाया, ठीक है, आजाद ब्रिगेड्स बनाया, ठीक है, गांधी ब्रिगेड्स, नेहरू ब्रिगेड्स, आजाद ब्रिगेड्स। इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि इसको व्यवस्थित किया आजाद हिंद फौज को, ठीक है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। और साथ ही साथ, ठीक है, नारा देने के बाद जब ये सेना तैयार हो गई तो अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। और जो मैंने बताया था कि एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे, इन देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी, ठीक है। और यहीं से मलेशिया से ही उन्होंने एक रेडियो से फोन लगाया, एक रेडियो किया और गांधी जी को, और वहीं पर इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और उन्होंने किया कि हम दिल्ली आ रहे हैं,
ठीक है ऐसा। तो राष्ट्रपिता का दर्जा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, लेकिन ये ऑन पेपर नहीं है। फिर इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने भी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये है, और यहीं से क्या था, दिल्ली चलो। अब ये जो अंडमान निकोबार की सेना थी ना, इसको कहां से, इसी म्यांमार से होते हुए नागालैंड, ये के माध्यम से भारत में एंट्री करना था और दिल्ली की तरफ जाना था। ठीक है, ये पूरी की पूरी घटना यहां पे थी। लेकिन इसी के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे अंग्रेजों ने क्या काम किया था, एक सीआईडी इंस्पेक्टर को लगाया था जिसका नाम था श्रीकांत जयरंजन। श्रीकांत जयरंजन, श्रीकांत जयरंजन, इसको लगाया हुआ था जासूसी करने के लिए। अब हुआ क्या कि इसने जासूसी भी किया और सुभाष चंद्र बोस जी पे गोलियां भी चलाई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बच जाते हैं। लेकिन जब ये बात, इन्होंने गोली चलाई है सुभाष चंद्र बोस पे, जब ये बात इनकी पत्नी को पता चलता है, जिनका नाम था नीरा आर्य, नीरा आर्य, जब इनकी पत्नी को पता चलता है तो चाकू से मारकर इसकी हत्या कर देती है। सोचो, ये जज्बा था उस समय भारतीय नारियों का। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इनकी चाकू से मारकर हत्या कर दी। और चाकू से मारकर हत्या करने के बाद ये पहुंची सुभाष चंद्र बोस जी के पास, और ये जो झांसी रेजिमेंट था जिसकी कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन संभाल रही थी, उसमें जाकर ये भर्ती हो जाती हैं। और यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम रखा नीरा आर्य नागनी। ठीक है, ऐसा। अब ये हो गया, अब ये ज्वाइन कर ले रही। अब देख लो नीरा आर्य नागनी को। ठीक है, ये है नीरा आर्य नागनी। लेकिन ये जाके किसमें शामिल हो जाती हैं, तो झांसी ब्रिगेड जो था, ठीक है, आजाद हिंद फौज का, उसमें ये शामिल हो जाती हैं। और इन पे पुस्तकें भी लिखी हैं। नीरा आर्य एक वीरांगना, एक बहादुर नारी की सच्ची कहानी है। और लिखा किसने है, तो सोनिया मौर्य ने लिखा है। क्लियर है? तो ये इस तरह की कहानी थी। थोड़ा सा इस कहानी को अभी आगे लेके चलते हैं, फिर ये समझाएंगे और अच्छे से। अब हुआ क्या कि उस समय जब ये सरकारें बन गई, अंतरिम सरकार हो गई, घोषणा हो गई, और ये जो आजाद हिंद फौज थी ना, इसको जो ये अंडमान निकोबार द्वीप मिला था, इसका इन्होंने नाम रखा शहीद द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, और स्वराज द्वीप। क्योंकि देखो, अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं, तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप जो है वो नाम रखा गया इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्लियर हो गया? अब हुआ क्या कि इधर जापान ने क्या किया कि यहां पर अमेरिका का एक हवाई द्वीप था, इस हवाई द्वीप पर इसने क्या किया, बम फेंक दिया। तो अमेरिका ने भी काउंटर पे जापान पे क्या किया, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 9 अगस्त को एक था हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया, बम फेंक दिया। तो जो हिरोशिमा पे बम फेंका गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे फेंका गया इसका नाम था फैट मैन। और जब इस पे बम फेंक दिया गया तो ये बात है 1945 की। ठीक है, जब इस पे बम फेंक दिया गया तो जापान जो है टूट गया। और इसके साथ ही 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हुई ना, वैसे ही क्या हुआ, आजाद हिंद फौज जो है वो टूटने लगा। और जब टूटने लगा तो इसके जो सैनिक थे उनको पकड़ लिया गया और लाल किले पे मुकदमा चलाया गया। और उसी में थी नीरा आर्य भी। ठीक है, नीरा आर्य नागनी भी। जब इन पे मुकदमा चलाया गया तो अंग्रेजों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि इनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है। तो इनसे पूछा गया कि एक बात बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं कहाँ? तो इन्होंने कहा दिल में। ठीक है, और जब इन्होंने ऐसा कहा तो जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने वो जो कैंची होती है ना जिससे फूल पत्ती और ये काटी जाती है, तो उससे क्या काम किया गया कि इनके स्तन को, ठीक है, काटने की कोशिश की गई, लेकिन काट नहीं पाए। ठीक है, ऐसा, लेकिन काटा नहीं गया। और इस तरीके से मतलब ये पूरी कहानी थी। इसके बाद से 1947 में भारत आजाद हो जाता है। और साथ ही साथ 1947 में सब रिहा हो जाते हैं, छूट जाते हैं। एक विलुप्त भरा जीवन जो है इन्होंने बिताया, फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया। ठीक है, ऐसे, और एक गुमनामी भरी जिंदगी जो है इन्होंने काटी। ठीक है, ऐसा।
तो ये पूरी कहानी थी इस तरीके से। इसके बाद से क्या हुआ कि ये रहा अंडमान निकोबार का। और अभी देखो ये जो अंतरिम सरकार बनी थी ना, अंतरिम सरकार बनी थी 21 अक्टूबर 1943 को। तो इसी अंतरिम सरकार की 75वीं वर्षगांठ जो है 2018 में पूरा हुआ। और इसी 2018 में जब पूरा हुआ तो इसी अंडमान निकोबार, आप जो द्वीप देख रहे हो, ये है आपका उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान। इसी दक्षिणी अंडमान के पास यहाँ पे 3 द्वीप हैं। इनमें से एक का नाम था नील द्वीप, नील द्वीप, एक का नाम था हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, और एक का नाम था रॉस द्वीप। तो इसी का नाम बदल दिया गया। नील का नाम रखा गया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, और हैवलॉक का नाम रखा गया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, और रॉस का नाम रखा गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये नाम रखा गया, 3 नाम रखा गया यहीं पे। और यहीं पे 2 पार्क भी हैं, एक है रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क और एक है महात्मा गांधी मरीन पार्क, ठीक है। तो ये दोनों पार्क भी हैं। तो इस तरीके से आजाद हिंद फौज जो है वो टूट गई, और टूटने के बाद इन सब पे मुकदमा चलाया गया और ये हो गया, ठीक है। अभी देखो इनके मृत्यु के पीछे बहुत सारा विवाद है, लेकिन जापान की सरकार जो है यही मानती है, और उन्होंने इनकी अस्थियों को जापान में ही टोक्यो में एक रेनकोजी का मंदिर है जो बौद्ध मंदिर है, इसी रेनकोजी के मंदिर में इनकी अस्थियों को रखा गया है, ठीक है। लेकिन अभी हाल में 2022 में अभी हाल में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई गई, ठीक है। और ये काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया, काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया। और ये ठीक है, काले ग्रेनाइट पत्थर से जो है वो बनाया गया, क्लियर है। अब हुआ क्या, इस पत्थर को तेलंगाना से लाया गया था, तेलंगाना से लाया गया था, तेलंगाना के खम्मम से, तेलंगाना के खम्मम से ये लाया गया था। जब तेलंगाना से खम्मम से लाया गया ना, तो 100 फुट लंबा एक वो ट्रक देखा गया, 100 फुट लंबा, और 140 पहिए लगे थे, 140 पहिए उसमें लगे थे। और इसको पूरी तरह से हाथ से बनाया गया है। और जिन मूर्तिकारों के दल ने इसे बनाया उसका नेतृत्व वरुण योगी राज ने किया, वरुण योगी राज ने किया। और इसका अनावरण जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आजाद हिंद फौज का एक गीत था कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये मंजिलें हैं कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इस गीत को वंशीधर शुक्ल ने लिखा था, वंशीधर शुक्ल ने लिखा था। इसी धुन के साथ इस मूर्ति का अनावरण किया गया। अब आप देख रहे हो ये इंडिया गेट, इसको अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे आप जो ये देख रहे हो झंडी नुमा, उसी में इनका अनावरण है। पहले यहाँ पे जॉर्ज पंचम का वो था, प्रतिमा थी, क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसी बंगाल के विभाजन को 1911 में एक शाही दरबार लगा था कलकत्ता में, तो उसमें रद्द कर दिया गया था। और कलकत्ता में जब बंगाल विभाजन के बाद बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी थी, तो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित किया था। और इसी जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा यहां लगाई गई थी, जिसे हटाकर, ठीक है, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने में 3.2 किलोमीटर का जो रास्ता है उसे राजपथ बोला जाता था, क्योंकि ये राजा थे, राजपथ बोला जाता था, जिसका नाम अभी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। अभी हाल में बहुत न्यूज पे चर्चे में रहा है, ठीक है। ये रहा पूरी कहानी। तो ये है 3.2 किलोमीटर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर का रास्ता। और ये अनावरण किया गया मूर्ति का, ठीक है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का। और हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। और देखो कर्तव्य पथ इसका नाम कर दिया गया, ये पूरा चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया। और एक शानदार जो है भव्य में सजा था, ये देखो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, इसकी डिजाइनिंग से लेके हर एक चीज। और ये मूर्तिकारों के दल से भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी कहानी जो है वो चली है, ठीक है। और यहीं पर अनीता बोसफॉप ने ये कहा कि ऐसा है, जो पिताजी की मूर्ति इस जगह पे है जापान के टोक्यो के रेनकोजी में, उसे भी भारत लाने की पहल की जाए, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो ये चाहते थे कि वो अपने देश में रहें, ठीक है। तो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित सारी की सारी घटनाएं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, हमें भी हौसला मिलेगा।
आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस, ऐसी कहानियां जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।